केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में कोडेड टेक्स्ट भेजने के लिए आतंकवादियों की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। केंद्र ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया उनमें क्रीपफाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विक्रमे, मीडिया फायर, ब्रेयर, बीचैट, ननबॉक्स, कॉनियन, ईमो, एलिमेंट्स और सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा जैसे ऐप शामिल हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये एक्शन इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लिया गया है। इनमें सबसे पॉपुलर ऐप ईमो है। इसका इस्तेमाल लंबे समय से भारतीय यूजर्स भी कर रहे हैं। आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि जब व्हाट्सएप का वीडियो कॉल इतना एडवांस नहीं हुआ था तब पूरा देश ईमो ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ईमो में भी व्हाट्सएप की तरह स्टिकर्स और कॉलिंग की सुविधा है। ईमो ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम रैम और कम स्टोरेज वाले फ़ोन में भी आराम से काम करता है क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है। इसमें एक साथ 20 लोग वीडियो कॉल कर सकते हैं। इस ऐप को पेजबाइट्स इंक नाम की कंपनी ने डेवलप किया है जो कि अमेरिकी कंपनी है। आमतौर पर साइबर चोर और आतंकी ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जो कम लोकप्रिय होते हैं। ऐसे में इन ऐप्स के बारे में सरकार को जल्द जानकारी नहीं मिल पाती। इसके अलावा आतंकी डार्क नेट के जरिए भी चैटिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल होता है। आपको बताएं कि आतंकी पहले टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल भी करते थे। आतंकी अक्सर टोर ब्राउज़र के जरिए अपनी साथियों से बात करते हैं। टोर ब्राउज़र में आईपी एड्रेस लगातार बदलते रहता है। ऐसे में किसी को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है। सरकार के मुताबिक आईटी मंत्रालय को अलग अलग सोर्सेज से कई शिकायतें मिली थी। इनमें एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स का डेटा चुराकर भारत से बाहर सर्वर को ट्रांसफर किया जाता था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर सुरक्षा कारणों से बैन लगाया था और अब तक सरकार की ओर से 250 से ज़्यादा चाइनीज़ ऐप बैन किए जा चुके हैं। इनमें प्रतिबंधित ऐप्स की जो लिस्ट है उसमें टिकटॉक भी है, पबजी मोबाइल और दूसरे तरह के जो ऐप्स हैं वो भी शामिल हैं। और उसी कड़ी में अब सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। हमारे साथ हैं अमित दुबे, जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित, ये इन ऐप्स का आतंकी कनेक्शन है, लेकिन इन ऐप्स को डेवलप करने वाली जो कंपनीज है, मैं बाद में आऊंगा कि वो क्या क्या कर रहे थे, लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि कई बार क्या होता है कि आतंकी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐप्स के डेवलपमेंट में कोई इस तरह की मंशा छिपी नहीं होती और कई बार इसमें बड़ी थिन लाइन हो जाती है। तो क्या आप इन ऐप्स के डेवलपर्स को भी दोषी मानेंगे कि इस तरह के ऐप डेवलप किए जा रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में नहीं आ रहे हैं या उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये सवाल मेरे लिए है दीपक जी। जी अमित। हेलो अमित, आपको आवाज आ रही है? आप ही के लिए सवाल था मेरा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखिए, कई बार डेवलपर्स इस इंटेंशन के साथ ही एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे कि मैं ज़ैंगी ऐप की बात करूं तो उसमें एक फीचर है कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से छुपा सकते हैं। ना तो आपका ईमेल आईडी ना मोबाइल नंबर कुछ भी एक्सपोज नहीं होगा जब आप ज़ैंगी पर, या जैसे कि डिस्कॉर्ड की हम बात करते हैं, ये सारी एनोनिमस चैट ऐप्स है। इसलिए क्रिमिनल ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इनकी कोई भी आइडेंटिटी उससे लिंक होती ही नहीं है। तो अभी बहुत सारे ऐसे क्राइम हमने इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे तो पता पड़ा कि लोग ज़ैंगी ऐप यूज कर रहे हैं, और ये जैसे जो पेपर नकल होती थी या उसके जो एग्जामिनेशन चोरी होते थे, इसमें जो कोऑर्डिनेशन में यूज होता था, ज़ैंगी ऐप यूज हो रहा था। तो ऐसे जितने भी ऐप हैं उनमें जो इस तरह के फीचर हैं कि आप अपनी पहचान छुपा के किसी से बात कर सकते हो, वो क्रिमिनल के फायदे का सौदा होते हैं, इसलिए क्रिमिनल उसको यूज करते हैं। तो पहले तो ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका मिसयूज ही होगा, उसका सीधे सीधे कोई एडवांटेज अदरवाइज नहीं दिखता। दूसरी चीज जो आपने कही कि इसमें और क्या क्या, जैसे कि आप सिर्फ बैन करके उम्मीद कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल्स को कमर तोड़ देंगे या वो आगे यूज नहीं कर पाएंगे, तो हर दिन 2-4 ऐसे नए ऐप आ रहे हैं हर दिन, और ये लोग डायरेक्टली प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं करते, ये लोग इनके डायरेक्ट लिंक्स होते हैं वहां से इंस्टॉल करते हैं। तो यही ऐप फिर से रूप बदलकर किसी और फॉर्म में आ जाएंगे, फिर सर्कुलेट होंगे। जो हमने पहले भी 150-200 एप्लीकेशन बैन की थी वो भी वापस किसी न किसी फॉर्म में आ गई हैं और चल रही हैं। फिर लोग क्या करते हैं, वीपीएन यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका आईपी किसी और कंट्री का हो जाता है,
और फिर आप उस कंट्री के हिसाब से, चूंकि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, वहां बैन नहीं है, तो आप उसको यूज कर लेते हो इंडिया में। तो लोग वीपीएन यूज करके भी यूज करेंगे। तो इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए काफी सारे स्टेप्स उठाने की जरूरत है। सिर्फ एप्लीकेशन बैन कर देने से कुछ नहीं होगा, और ये अलग अलग फॉर्म में अभी भी क्रिमिनल्स द्वारा यूज होंगी, ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखिए, इस तरह के बात जब आती है तो एक वर्ग होता है जो 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 टेक्निकल मामलों को समझता भी है। उनका ही कहना होता है कि साहब आप ऐप डेवलपर को इसमें कैसे घसीट सकते हैं। तो जो सोर्सेज भी बता रहे हैं, जो सरकार भी जिस पर कार्रवाई की गई है, स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ये, और ये एनोनिमिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह की इनकी डिज़ाइनिंग होती है, और इसके साथ साथ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं इसमें जो मुश्किल कर देते हैं सुरक्षा एजेंसीज को इन तक पहुंचना। तो फिर ऐसे में पूरे की पूरे जब कार्रवाई की जाती है तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम को समझना, उसकी पहचान करना, उसकी पड़ताल करके सामने लाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब इस पर बहुत शक है, जैसा कि अमित कह रहे हैं कि बहुत शक है इस पर कि ये इस इंटेंशन से ना बनाए गए। अगर आपका इंटेंशन सही है तो फिर आप जानते हैं कि इसका मिसयूज हो सकता है, तो फिर आपका इंटेंशन फिर और है क्या। दीपिका, आपने बहुत सारे केसेस सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर रिसर्चेस वगैरह की हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, और आज ये जो कार्रवाई हुई है इसका आधार किस किस तरह का रहा होगा? जी, तो पहले हम इन एप्स की बात करें तो इसमें से एक भी ऐप इंडियन ओरिजिन की नहीं है। इनके पेरेंट कंपनीज इंडिया के बाहर बेस्ड है। इसकी वजह से जो हमारी सरकार का बैनिंग लिमिटेशन है वो सिर्फ हमारे ज्योग्राफिकल रीजन तक लिमिटेड हो जाता है। जैसे दुबे जी ने कहा कि जस्ट बिकॉज वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बैन है इसका मतलब ये नहीं कि उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा, अगर हम इनके डेवलपर्स की बात करें तो अगर ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, भले ही उनकी मंशा अच्छी हो, साफ हो, वो ये अपने यूजर्स को बताना चाहते हो कि हम आपका डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम एड्स नहीं दे रहे हैं, हम आपका डेटा नहीं बेच रहे हैं, जिससे वह चाहते हैं कि उनके एप्स की लोकप्रियता बढ़े। पर हर एक टेक्नोलॉजी डेवलपर को हर एक पहलू देखना पड़ता है कि उनकी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एंड सदुपयोग कैसे हो सकता है। अगर सदुपयोग ही देखा जाए और दुरुपयोग ही देखा नहीं जाए तो यहाँ पे उनकी एक गलती होगी, क्योंकि ये इंटरमीडियरी गाइडलाइंस के अंदर आते हैं। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। इंटरमीडियरी एप्स वो होते हैं जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को, एंड अगर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक सुरक्षा एनवायरनमेंट दे पब्लिक को, अगर उनके एप्स में कोई लूप होल्स है वो फिक्स करे ताकि किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के अगेंस्ट इसका क्राइम ना हो, एंड वो अपनी हाथ यहाँ से धो नहीं सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झुटला नहीं सकते हैं। तीसरा, अगर हम LEAs की बात करें तो इंडिया में अभी प्रोसेस ऐसा है कि अगर कोई क्राइम होता है तो लॉ के अनुसार तुरंत एक सेक्शन नोटिस भेजा जाता है जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है ताकि जालसाजों तक पहुंचा जाए। पर यहाँ पे हमने बहुत सारे किस्से देखे हैं जहाँ पे ये एप्स बिल्कुल ही कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ऑफ कोर्स इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ नेशनल स्तर पर एक्शन लेना मुमकिन नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्तर पर सारे रेगुलेटरी बॉडीज को, लॉ एनफोर्समेंट बॉडीज को एकजुट होकर एक एक्शन लेना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एप्स यूज किए होंगे। दूसरा आ जाता है इसका टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड। अभी तक जो हम लोग मेन एप्स देख रहे थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, यहाँ पे एक सर्वर होता था जहाँ पे डेटा स्टोर होता है और हमारी डिवाइसेस होती थी, हमें डेटा सर्वर से एक्सेस किया जाता था। पर अभी जब ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डिसेंट्रलाइज एप्स की लोकप्रियता बढ़ी, लोगों को लगा ये शायद ज्यादा सिक्योर हो, जो कि कुछ मायनों में है भी, पर उसमें यही हो जाता है कि जालसाज इसका दुरुपयोग किस हद तक कर सकते हैं, एक पहलू देखना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और तारीफ करनी होगी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और IT मिनिस्ट्री दोनों ने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाया है इसमें, और बाकी एजेंसीज भी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं हमारे, जिस तरह का कोऑर्डिनेशन दिखाया है, उससे ये पता चलता है कि अब एक्सपर्टीज आ रही है हमारे जो सरकारी तंत्र हैं उसमें भी। अभी जैसे इसमें ही हमने सेक्शन 69A का इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, और हम अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं कि साहब हमारे पास कानून नहीं है, हमारे पास 2000 का IT एक्ट है, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है।
तो जब आवश्यकता आन पड़ी तो इसी एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत ठोस नियम कदम उठाए गए। तो इसका मतलब ये है कि एक मजबूत इच्छा शक्ति हो, कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो, अच्छे टाइम पे अगर आइडेंटिफाई कर लिया हमने प्रॉब्लम को तो हम काम कर सकते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म, अमित, आप भी सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं, उनके साथ उठते बैठते, आप कई मीटिंग्स में जाते हैं, बातचीत करते हैं, आपके इनपुट्स लिए जाते हैं। ये प्रोफेशनलिज्म जो आ रहा है, ये एक नए तरह का इंटेलिजेंस इनपुट जो आ रहा है आईटी के मामलों में, ये कितना आश्वस्त करता है कि हमें आगे और अच्छे कड़े एक्शंस देखने को मिलेंगे? मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि हम कई सारे मामलों में इस पर डिस्कशन चल रहे हैं। बैनिंग तो बहुत रेगुलर प्रोसेस है और बहुत माइन्यूटली इसको मॉनिटर किया जाता है। कई सारे डिपार्टमेंट है, सर्ट भी है, I4C भी इनपुट्स देता है, गृह मंत्रालय का अपना टीम है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी इनपुट्स आते हैं। तो अलग अलग तरह से इनपुट जो भी आते हैं उस पर क्विक जो कार्रवाई होती है वो इससे पहले इतनी प्रोफेशनली और इतनी तेजी से नहीं होती थी। आपको याद होगा जब लोन ऐप्स के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किए तो गूगल को वो सारी परमिशंस ब्लॉक करनी पड़ी जो खतरनाक थी, जिसकी वजह से लोन ऐप्स के थ्रू क्राइम होते थे। ये बड़ी जल्दी हुआ, यदि मैं कहूं तो 2-3 महीने के अंदर ये चीज हो गई थी। अभी भी ये जो प्रोफेशनलिज्म आ गया कि एक सिस्टम इन प्लेस है कि कोई भी ऐसी कंप्लेन आती है तुरंत उस पर एक्शन होता है। ज़ैंगी ऐप अभी मिसयूज होना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले, से पहले कोई जानता भी नहीं था। और ये ऐप होता क्या है कि अचानक से लाखों डाउनलोड में पहुंच जाती है। जो एक दीपिका ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कंप्लायंस इश्यूज भी इन सबके साथ है, 50-50 लाख डाउनलोड है, इनका इंडिया में ऑफिस नहीं है, जबकि हमारी जो इंडियन आईटी गाइडलाइंस क्लियरली कहती है कि यदि किसी के भी 50 लाख से ऊपर डाउनलोड है तो मैंडेटरी है उसको एक इंडिया में ऑफिस होना, कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना। ये सारी चीजें एक कंप्लायंस का हिस्सा है जो है ही नहीं, तो इनको तो वैसे भी बैन कर देना चाहिए था। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो प्रोफेशनलिज्म की वजह से आगे क्या क्या हो सकते हैं चीजें, क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप कर लें कि रियल टाइम पे भी इस चीजों की डिसीजन लिए जा सके। अभी भी मैनुअल मॉनिटरिंग होती है और उसके बाद इनपुट्स आते हैं और उसके बाद एक रिपोर्ट क्रिएट होकर उस पर डिस्कशंस होते हैं। बैन करना किसी भी को इतना आसान डिसीजन नहीं होता, क्योंकि इससे कई बार देशों के बीच के रिलेशंस भी गड़बड़ हो सकते हैं। तो उस पर पूरी तरीके से जब डिस्कशन होने के बाद निर्णय होता है कि नहीं ये बिल्कुल मिसयूज हो रहा है और इस चीज को तुरंत बैन करना है, कई सारी कंप्लेन आ गई है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के भी इनपुट्स हैं, तब जाकर, लेकिन वो चीजें बहुत फास्ट हो गई है। आगे मेरे ख्याल से और ज्यादा फास्ट होगी क्योंकि एक ऑटोमेटिक सिस्टम इन प्लेस होगा। अभी आपकी जो लास्ट आईटी गाइडलाइन है उसमें हमने देखा था कि एक सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग पोर्टल बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, एंड यूजर, जैसे कि फेसबुक को कंप्लेन करनी है, ट्विटर को करनी है, इंडिविजुअल कंप्लेन करने की बजाय सेंट्रलाइज कंप्लेन कर सकता है। उसमें ये प्रोविजन भी होगा कि यदि कोई मिसयूज हो रहा है किसी ऐप का तो वो पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेन कर उसको बैन करवा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह के जो सिस्टम बनेंगे वो मेरे ख्याल से और एफिशिएंट कर देंगे इन चीजों को। लेकिन और भी कई सारे कदम उठाने की डेफिनेटली जरूरत है। VPN को लेकर काफी कंसर्न है, मेरे ख्याल से उधर भी कुछ और डायलॉग होने की जरूरत है कि हम कैसे उनका मिसयूज रोकें, और जब उनका मिसयूज रोकेगा तब ये ऐप इंस्टॉल होना बंद होंगी इंडिया में। अदरवाइज ये तो अभी भी इंस्टॉल हो सकती है, कोई VPN यूज करके कर ले। पर यदि हम किसी तरह VPN के संग साठगांठ करें और ये तारतम्य बना लें कि भाई आप इस ऐप को इंस्टॉल ना करने दें, ना चलने दें, तो मेरे ख्याल से एक लेवल अप हो सकता है और स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ब्लॉक किया जा सकता है। एब्सोल्युटली। और आपने जो शुरुआत में कहा था अमित की ऐसा नहीं है कि अगर हमने इन 14 ऐप्स को जो हमने बैन किया है तो वो किसी न किसी रूप में ये दूसरे उसमें आ जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन के 1000 माध्यम हैं। दीपिका, क्या कोई एक समाधान हो सकता है इसका कि हम एक बिगर पर्सपेक्टिव के साथ, एक बिगर अप्रोच के साथ आएँ और मिनिमाइज कर सकें थ्रेट को, या ये एक तरह से हम अभिशप्त हैं कि जब तक सामने से कंप्लेंट नहीं आई, जब तक हमें पता नहीं चला कि इसका मिसयूज हो चुका है, उसके बाद ही हम इसको ट्रेस करें? तो क्या ये ऐसा ही चलेगा कि पहले प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन फिर ढूंढा जाएगा, या इसको हमारे इकोसिस्टम में घुसने ही ना दिया जाए, इस तरह के आए ना, ऐसा भी कोई मैकेनिज्म है? जी, तो इसमें अगर हम 2-3 समाधान यहाँ देख सकते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमें करने पड़ेंगे। पहला, अगर हम देखें तो यह ऐप्स का जो उद्देश्य था वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने अपने फीचर्स ऐसे बनाए जो यूजर्स को लोकप्रिय लगे एंड सेफ लगे। पर यहाँ पे अगर हम पहला सतर्कता बढ़ाए कि ऐसे ऐप्स पे ये एक्टिविटी भी हो सकती है, तो पहला अगर एक डायलॉग एंगेजमेंट हो विद द यूजर्स, उन्हें अवेयर करना, ताकि जो ये जालसाज है वो यूजर्स को टारगेट करे तो यूजर्स थोड़े सतर्क रहे। इस रिपोर्ट में भी हमने पढ़ा था कि
काफी सारे ब्रॉडकास्ट होते थे, मीडिया फाइल्स फैलाई जाती थी, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, जिससे वो यूजर्स को टारगेट करते थे। अगर एक ऐप में लोकप्रियता ही नहीं होगी, अगर उसकी सब्सक्रिप्शन बेस ही नहीं होगी, तो ये जालसाज वहां आएंगे क्यों? जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है ऐप की और जो सर्वेलेंस की थोड़ा नीचे है, उन्हीं एप्स को ये टारगेट करेंगे। तो पहला है, जो जनरल पब्लिक है उन्हें थोड़ा सतर्क होना है। दूसरा, अगर हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट के जो इन्वेस्टिगेटर्स है, यह एक इवॉल्विंग थ्रेट है, ताकि ये एक स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होते जा रहा है और उसकी कोई एंड बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आउटसाइड इंडिया, उनके साथ कोलैबोरेशन, उनसे नॉलेज शेयरिंग और हमारे यहाँ का भी नॉलेज शेयरिंग, ताकि एक साठ घाट में हम इस प्रॉब्लम को इकट्ठा करके टक्कर दे सके। एंड इससे ही हमारा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो देखा जाएगा। तीसरा, अगर ऐसी कोई एप्स पॉपुलर हो जाती है, एटलीस्ट उसको एक रेडार में रखें, ताकि ऐसा ना हो कि जब क्राइम हो उसके बाद ही हम उस पर एक्शन ले। अगर एक रेडार पे रखे तो थोड़े प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हैं। सो यही कुछ समाधान हम पेश करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट समाधान है। अमित, चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे हैं और नए नए रूप में चैलेंजेस आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना ज़्यादा हम चीज़ों से इक्विप हो पाएंगे। लेकिन क्षमता क्या है हम लोगों की? एक लिमिट तक होगा। सरकार में, एजेंसीज में क्या इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि हमारी जो इस एरिया में आइडेंटिफिकेशन और फिर उसके न्यूट्रलाइजेशन में जो वर्कफोर्स लगी हुई है तमाम एजेंसियों में, उसको और कैसे इक्विप किया जाए और कैसे स्किल किया जाए, ताकि टाइमली न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो सके बल्कि फिर समाधान भी निकले? तो इस दिशा में सरकार क्या कर रही है, अगर आपको कोई इनपुट मिल पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल काफी सारे प्रयास हो रहे हैं और यही मैं आपको स्टार्टिंग में हिंट दे रहा था कि ये तो सिर्फ एक एक्शन है जो तुरंत हो जाता है, बैन करना ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से गंभीर है कि इसको परमानेंटली कैसे हम रेगुलेट करें आगे के लिए, कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो कर दें। अभी तो इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि दूसरे तरीके हैं जिससे वो ऐप आ जाती हैं या इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन वो तरीके भी ब्लॉक हो जाएं, बंद हो जाएं, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नए नए सिस्टम्स लेके आ रही है। जिसमें मैं आपको बताऊं कि एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन करके पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसके थ्रू पुलिस के अंदर और क्या क्या लॉ एनफोर्समेंट को जरूरतें हो सकती हैं इन फ्यूचर, और उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को लेकर हमें रिसर्च करने की जरूरत है, वो पूरी डिस्कशन होती है। और उसको लेकर हर स्टेट वाइज कमेटीज बनाई गई है, और गृह मंत्रालय का अपना रिसर्च विंग होता है, बीपीआरएनडी का अपना रिसर्च विंग होता है, आई4सी अपना लेवल पे काम करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, जो छोटी छोटी एजेंसीज जैसे हैं, वो हर तरीके से, उसमें सीडीटीआईज होते हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं। तो बहुत सारे इनपुट्स अलग अलग जगह से आते हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग को लेकर नए नए टूल्स की रिकमेंडेशंस होती है, वैसे वैसे सिस्टम में क्या हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आसान हो जाए। तो बहुत सारे एआई बेस्ड टूल आएंगे, जिसमें मॉनिटरिंग एआई बेस्ड हो जाएगी आगे, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी एआई बेस्ड होगी, रेगुलेशंस जो है वो एआई बेस्ड होंगे। आप चैट कर रहे हैं, आप कुछ गलत लिख देते हैं किसी के लिए, तो एक ऑटोमेटिक इंजन आपको बताएगा कि आपने गलत लिख दिया है और ये फलाने सेक्शन के अंतर्गत क्राइम है, इसको आप डिलीट कीजिए या हटा लीजिए, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो एक ऑटोमेटिक जब इनपुट आ जाएगा तो आप पहला कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो रहा, आपने वहीं कॉल ले लेना है। यदि आप ये रिपीटेटिव ऑफेंस करेंगे तो फिर वो किसी एक ऑफिशियल मैनुअल इंटरवेंशन तक जाएगा, और जहां पर शायद आपको कॉल आए और उसके बाद फिर आपसे कहा जाए और उसके बाद एक्शन ज्यादा गंभीर होगा। तो इस तरह की चीजें की जा रही है ताकि अधिकतर जो मॉनिटरिंग है वर्चुअल वर्ल्ड की वो ऑटोमेटिक हो जाए, और उसको जैसा कि दीपिका ने बताया प्रोएक्टिव कर सके हम। ऐसा ना हो कि जब क्राइम हो जाए और उसके बाद हम उसको एक्शन ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। इसी तरह से जो वायरल होते हैं मैसेजेस या जो फेक न्यूज आती है, उनको भी हम प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर लें और उसी समय उनको इन्फॉर्म कर दें लोगों को, जो पहले 2-4 लोग हैं जिन्होंने पुश किया उस कंटेंट को, उनको वार्निंग दे दी जाए ऑटोमेटिकली। तो इस तरह के टूल्स भी बनाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से आगे कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि इंडिया विल हैव सम यूनिक सच ऑफरिंग, जो शायद दूसरे देशों में भी नहीं है। ये हमारी अपने रिसर्च आइडियाज हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। जैसे ये प्रैक्टिस में होंगे हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उससे काफी हद तक ट्रस्ट बढ़ेगा साइबर स्पेस पर, वर्चुअल वर्ल्ड पर। एब्सोल्युटली। और इसी के आज का जो हमारा विमर्श हुआ उसमें तो हमने समझा कि हम लोग कितना इक्विप हो पाए हैं, हम कहाँ किस किस तरह से काम कर रहे हैं। और अगेन मैं ज़रूर हम हमेशा
आईटी और आईटी से जुड़े हुए जो थ्रेट्स होते हैं उनको लेकर हम बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं सरकार को, और जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए क्योंकि उनका काम है हमारी जो डिजिटल अधिकार है उनकी रक्षा करना। लेकिन जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ पर खुलकर तारीफ भी करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी पुलिस है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और साथ ही साथ में आईटी मिनिस्ट्री है, उन सब की तारीफ़ करनी होगी। एक आखिरी सवाल दीपिका, जाते जाते थोड़ा सा हमारे दर्शकों के थोड़ा सा उनको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए अब जो द लॉ ऑफ द डिजिटल लैंड के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम किस तरह के और रिफॉर्म्स देखेंगे? जी जी, तो अभी डिजिटल स्पेस इंडिया में ये काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, इसकी हमेशा एक झुंझुलाहट, एक जंग रहेगी। यहाँ पे पहला प्रयास जो हम देख रहे हैं कि यूजर कंसल्टेशंस डिफरेंट टेक स्पेसेस से मंगाए जा रहे हैं। सरकार डिफरेंट टेक बॉडीज से, इंस्टीट्यूशन से, एकेडमिक से, रिसर्चर्स से, कॉर्पोरेट से, लॉ एनफोर्समेंट से कंसल्टेशन पेपर्स ले रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद एक पॉलिसी इशू की जा रही है ताकि एक पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाए। दूसरा, हमारा जो लैंडस्केप है, साइबर लैंडस्केप, ये काफी डाइवर्स है। यहाँ पे हमें ना ही डेमोक्रेटिक गाइडलाइंस को अध्ययन करना है, पर अगर सिक्योरिटी में अगर कोई भी इशू आए तो लॉ के अंतर्गत हम कौन से लॉफुल एक्शंस ले सकते हैं, उसका भी एक इवॉल्वमेंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर हम इसी आईटी एक्ट की बात करें तो इसके अमेंडमेंट्स भी काफी आ चुके हैं, क्योंकि तभी वो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं थी। एंड तीसरा, यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, उसका सबसे ज्यादा यहाँ पे योगदान होगा। पर यही मैं आशा करना चाहूंगी सरकार से कि यूजर्स को, पब्लिक को, लॉ एनफोर्समेंट को यहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाके उन्हें सावधान किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए। बिकॉज अगर वो नहीं हो पाया, तो अगर हम सब सेम पेज पे नहीं होंगे तो एक ना एक यहाँ पे लूप होल आना पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। और अमित और दीपिका, आप दोनों को भी मैं ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि क्योंकि आप जैसे ब्रेन्स हैं जो वक्त वक्त पर सरकार को अपनी सलाह देते हैं, अपनी कंसल्टेंसी देते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं, तो आप जैसे लोग, आप जैसे ब्रेन्स, उन सब की भी हमें बहुत आवश्यकता होगी। जितने भी एक आम कंज्यूमर से लेकर एक एज अ नेशन जो हमें थ्रेट मिलते हैं इस पूरे साइबर स्पेस में, उनसे बचने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें वक्त निकाला। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी।